मैं आखिर कौन सा मौसम तुम्हारे नाम कर देता। मैं आखिर कौन सा मौसम तुम्हारे नाम कर देता। यहाँ तो हर मौसम को गुजरने की जल्दी थी। नमस्कार, मैं दीपक कुमार सोनी आप सबका दीपक जीएस एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे मॉडर्न हिस्ट्री की श्रृंखला में, और मॉडर्न हिस्ट्री की श्रृंखला में हम लोगों ने मराठा साम्राज्य को बहुत बेहतरीन तरीके से ख़त्म किया। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इसके डिस्क्रिप्शन में उन वीडियोस का लिंक दिया हुआ है, और यदि आपको नोट्स चाहिए तो इसी के डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम को ज्वाइन करें और वहाँ पर नोट्स को प्राप्त करें। और जो भी वीडियो आपने मॉडर्न हिस्ट्री की नहीं देखी है वो आप लिंक में जा कर के और सर्च कर लें, या तो फिर दीपक जीएस एकेडमी सर्च करके और आप उसको देख लें। बहुत महत्वपूर्ण है, वो एक संपूर्ण तैयारी हो जाएगी आपकी, है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। आज की श्रृंखला में हम मॉडर्न हिस्ट्री के अगले पार्ट को लेकर आए हैं, और वो अगला पार्ट है दोस्तों औपनिवेशिक जो सत्ता स्थापित हुई। क्योंकि आप लोग देख रहे हैं जितने भी स्वतंत्र राज्य का उदय हो रहा है, उन स्वतंत्र राज्यों में दोस्तों, है ना, उन स्वतंत्र राज्यों में अंतिम रूप से अंग्रेज क्या हो जा रहे हैं, हावी हो जा रहे हैं। अंतिम रूप से उसमें अंग्रेज हावी, और अंग्रेजों के द्वारा अंतिम रूप से उन राज्यों का ग्रहण किया जा रहा है ना। तो ऐसी कौन कौन सी नीतियाँ थी जिसको छोटे छोटे राज्य जो थे वो अपनाने पर मजबूर। ब्रिटिश सत्ता को बढ़ाने के लिए दोस्तों, है ना, एक नियम लाया। उस समय के 1798 के काल में एक नियम लाया, और उस नियम का नाम था सहायक संधि। सुनने में कितना बढ़िया लग रहा है ये सहायक संधि। सब्सिडरी अलायंस इसको बोलेंगे इंग्लिश में। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? सब्सिडरी अलायंस। सुनने में जितना बढ़िया लग रहा है यह सहायक संधि, भारतीय राज्यों के लिए उतना ही खतरनाक साबित हो गई, है ना। ये समझ लीजिए कि वही वाला मिठाई है ना, कि मीठा मीठा लगेगा, अंदर में जाके जहर कर देगा। यानी ये मीठा जहर था भारतीय राज्यों के लिए। अंग्रेजों के लिए तो बेहतर था ही, लेकिन भारतीय राज्यों के लिए मीठा जहर था। आप यहाँ पर समझिएगा बेहतर तरीके से। इसीलिए मैंने दो ही संधियों को यहाँ रखा है, दो ही नियमों को रखा है आज के क्लास में, ताकि कल के क्लास में मैं इसको ख़त्म कर सकूँ और 3 और नियम आपको पढ़ा सकूँ जो अंग्रेजों के समय में आए थे, है ना। सहायक संधि के बारे में अगर चर्चा करें तो ये सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा 1798 में लाया गया, और इसके तहत क्या क्या कहा गया तो देखिए। लॉर्ड वेलेस्ली क्या करता था कि लॉर्ड वेलेस्ली, सबसे पहले तो देखिए आप यहाँ पर परिवेश देख लीजिए थोड़ा सा, कि जो भारतीय राज्य होते थे दोस्तों, जो भारतीय राज्य, इनके पड़ोसी राज्य भी होते थे, इनके पड़ोसी राज्य भी होते थे। अब इन पड़ोसी राज्यों के बीच में आपस में भी मेल मिलाप नहीं था, कोई मेल मिलाप नहीं था इनके बीच में, है ना। ये क्या चाहते थे कि इस पर आधिपत्य हम कर ले, 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 है ना। और इस साम्राज्यवादी विचारधारा को लेकर के ये हमेशा एक दूसरे पर क्या करते रहते थे? आक्रमण करते रहते थे। और जब हमेशा एक दूसरे पर आप आक्रमण करते रहेंगे तो उसी परिस्थिति में होता क्या था कि इनको लड़ते देख कोई बाहरी भी आके आक्रमण करता था, और यहाँ की ज़मीन को हथिया लेता था, यहाँ की सत्ता को अपने अनुरूप कर लेता था, है ना। तो इनका एक कमजोरी था कि इन पर एक तो बाहरी राज्य भी आक्रमण कर रहे हैं और दूसरा से अपने पड़ोसी राज्य भी आक्रमण कर रहे हैं, है ना। इसी बात का फायदा उठाकर लॉर्ड वेलेस्ली ने क्या किया? लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि को लाया। शुरू में सुनने में तो बड़ा बढ़िया लगा कि सहायक संधि, हम आए आपका सहायता करने के लिए, और सहायता करते करते पीछे से जमीन खींच लेंगे आपका, है ना। शुरू में ये सुनने में तो अच्छा लगा, लेकिन आइए आप जानिएगा कि सहायक संधि के तहत किन किन प्रावधानों को रखा गया, क्या क्या प्रावधान थे। सहायक संधि के तहत कहा गया, ये जबरन थोपा जाता था राज्यों पर। सहायक संधि के तहत कहा गया दोस्तों लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा कि आप सहायक संधि को अपनाएं, यानी भारतीय राजाओं को कह रहा है कि आप सहायक संधि को अपनाएं। और सहायक संधि को अपनाने के बाद क्या होगा, ध्यान से समझिएगा कि सहायक संधि को अपनाने से आपको फायदा क्या होगा। राजा लोग पूछेगा ना कि हमको क्या फायदा होगा सहायक संधि को अपनाने से, तो सहायक संधि को अपनाने से फायदा ये होगा कि यदि आपने सहायक संधि को अपना लिया तो ब्रिटिश जो सेना है वो आपके तरफ से लड़ेगी, जो सहायक संधि आपने अपनाया है। जिस राज्यों ने सहायक संधि को अपनाया उनके तरफ से ब्रिटिश सेना लड़ेगी, और ब्रिटिश सेना आपके तरफ से दोस्ती का साथ देकर आपके तरफ से लड़ेगी और सामने वाली सेना के विरोध में लड़ेगी। यानी समझिए आप कि मान लीजिए कि एक ये राज्य है और एक ये राज्य है। इस राज्य ने सहायक संधि को क्या कर लिया? अपना लिया, और इस राज्य ने सहायक संधि को अपनाया नहीं है, है ना। तो
यदि ये राज्य इस पर आक्रमण करता है तो ये राज्य की सेना तो लड़ेगी ही इससे, इसके साथ साथ ब्रिटिश की भी सेना इससे लड़ेगी। दोस्तों यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, ध्यान में रखना है आपको, है ना। ब्रिटिश सेना भी इस पर क्या करेगी, लड़ेगी, जिसने सहायक संधि अपनाया। अब सुन के तो बड़ा अच्छा लग रहा है, राजा साहब बोले कि तो बड़ी बढ़िया बात है कि अगर ब्रिटिश सेना हमारे साथ रहेगी तो हम ब्रिटिश सेना को क्या करेंगे, अपने साथ मिला के किसी को भी हरा सकते हैं, है ना। लेकिन इसका दूसरा प्रावधान आप समझिए कि क्या होगा, है ना। बोला कि देखिए सहायक संधि के तहत, हम पहले आपको कहानी रूप में समझा देते हैं, फिर पॉइंट तो लिखा ही हुआ है ना। वो लिखा जाता है ताकि आप नोट्स बना पाएँ बेहतर से, इसलिए लिखा जाता है ना। सहायक संधि में क्या हुआ, दूसरा प्रावधान बोला कि देखिए जितनी सेनाओं को हम आपको देंगे उन सेनाओं का वेतन का खर्चा भी आप ही को रखना होगा, उनके खाना पीना का खर्चा भी आप ही को रखना होगा, उनके रहन सहन का खर्चा भी आप ही को रखना होगा, है ना। यानी हर प्रकार से अगर मैंने 50,000 सैनिक आपको दिए हैं, ब्रिटिश कंपनी बोल रही है कि अगर मैंने 50,000 सैनिक आपको दिए हैं तो इन 50,000 सैनिकों का रहन सहन, खाना पीना सब कुछ आप ही को रखना होगा। राजा साहब बोले कि ठीक है, रख लेंगे, है ना। इसके अलावे ब्रिटिश सेना आपके तरफ से लड़ेगी, इसके एवज में आपको ईस्ट इंडिया कंपनी को कुछ धन देना होगा और या तो फिर कुछ जमीन देना होगा, है ना। राजा साहब बोले कि कैसे होगा, है ना। आपका हम सैनिक को पाले पोसे भी, सब कुछ करे, खिलाए पिलाए भी, और आपको ऊपर से टैक्स भी दे और ज़मीन भी दे, हम इस चीज़ को नहीं मानेंगे, है ना। हम इस चीज़ को क्या नहीं करेंगे, नहीं मानेंगे। तो इन लोगों ने क्या कहा कि अगर आप नहीं मानिएगा ना राजा साहब, है ना, समझिए इस बात को कि अगर आप नहीं मानिएगा ना राजा साहब, ठीक है, तो दूसरा लोग तो बाद में आक्रमण करेगा, पहले हम ही आक्रमण कर देंगे आप पर, है ना। यानी कहने का अर्थ है दोस्तों कि एक प्रकार से सहायक संधि ऐसा था, है ना, कि अगर आपने सहायक संधि माना तो भी आपका जमीन और धन जाएगा, और अगर आपने सहायक संधि नहीं माना तो ब्रिटिश सेना से आपको युद्ध करना पड़ेगा, जो कि छोटे छोटे राज्यों की बस की बात नहीं थी। इसलिए कई राज्यों ने सहायक संधि को अपना लिया। इसके और प्रमुख प्रावधानों को देखें तो देखिए यहाँ पर कंपनी सैनिक सहायता देगी, सुरक्षा हेतु राज्य का धन प्रयोग करेगी। यानी कि सुरक्षा हेतु राज्य का धन का प्रयोग का मतलब जैसा कि आप लोगों को समझाए हैं हम कि 50,000 अगर सैनिक देगा तो सुरक्षा हेतु क्या करेगा, उसका राज्य का धन से ही इन लोगों का खर्चा निकलेगा। तीसरा, आंतरिक और बाह्य सुरक्षा अंग्रेजों के हाथ में हो जाएगा। यानी कि अब राज्य जो होंगे वो अपने सुरक्षा का जिम्मा नहीं लेंगे, सुरक्षा का दायित्व तो किसके ऊपर होगा, सुरक्षा का दायित्व तो अंग्रेजों के ऊपर होगा। चाहे आंतरिक आक्रमण हो यानी विद्रोह वगैरह हो, यानी राज्य के अंदर विद्रोह वगैरह हो, या तो फिर बाह्य आक्रमण हो, या तो फिर राज्य में कोई बाहरी आके आक्रमण करे, है ना। ध्यान में रखिएगा इस चीज़ को, है ना, कि राज्य अगर कोई बाहरी आकर आक्रमण करे दोस्तों, तो बाहरी आकर आक्रमण करे इसका भी दायित्व किसका होगा, अंग्रेजों का होगा। तीसरा, आप समझिए कि सुरक्षा के दायित्व के बदले पैसा और जमीन, जैसा कि आप लोगों को समझाया हमने कि ये सब जो रखेगा ना 50,000 सैनिकों को रखा तू, और उसके बाद क्या कीजिए, है ना, उसका बाद हमको धन भी दीजिए और हमको ज़मीन भी दीजिए। समझिए आप, एक तो सैनिक को भी पोस्ट दे रहा राजा लोग और उसके ऊपर से धन भी दीजिए और जमीन भी दीजिए। ये हुआ अगला पॉइंट। इसके बाद राज्य में एक रेजिडेंट नियुक्त होगा। देखिए आपको हम पहले से बताते आ रहे हैं कि जहाँ जहाँ इन लोग जीतेगा वहाँ वहाँ रेजिडेंट स्थापित कर देगा। रेजिडेंट क्या करेगा कि राजा के किसी भी निर्णय को अपने हिसाब से चलाएगा और वो गवर्नर जनरल के हिसाब से चलेगा। यानी कि एक तरफ से राजा खाली मुखौटा हो गया और सहायक संधि अपनाने के बाद क्या हो गया, सहायक संधि अपनाने के बाद रेजिडेंट ही सब कुछ करेगा, गवर्नर जनरल जैसे जैसे बोलते जाएंगे वैसे वैसे, है ना। इसके एवज में कंपनी को मुक्त व्यापार की सुविधा दी गई। जैसे मान लीजिए कि हैदराबाद राज्य ने सहायक संधि को अपना लिया, अब उस हैदराबाद राज्य में कंपनी को किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा, किसी भी प्रकार का रोक टोक नहीं होगा कंपनी को, क्योंकि उसने सहायक संधि को अपना लिया है ना। राज्य किसी अन्य यूरोपियों को नहीं रखेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जिस समय अंग्रेज थे उस समय फ्रांसीसी भी थे, डच भी थे, पुर्तगाली भी थे, सब कोई थे, है ना। अगर राज्य किसी अन्य यूरोपीय शक्ति को रखना चाहे, है ना, तो इन लोग को जलन होता था ना, एकदम जलने लगता था पिछवाड़ा इन लोग का, है ना। तो राज्य किसी अन्य यूरोपीय शक्ति को नहीं रखेगा, सिर्फ ब्रिटिश शक्ति को रखेगा, है ना। बाह्य मामले ब्रिटिश के परामर्श से लेने होंगे। यानी कि अगर आप बाहर से व्यापार भी कर रहे हैं ना, राज्य व्यापार भी कर रहे हैं बाहर से, तो वो ब्रिटिश के परामर्श से ही आपको क्या लेना होगा, निर्णय लेना होगा। यानी कुल मिला के आप समझ लीजिए कि अगर जिस राज्य ने सहायक संधि को अपना लिया उसका कुछ भी अपना अधिकार नहीं बच जाता था। हाँ, सुरक्षा तो मिल जाता था, उसके लिए टेंशन नहीं है, लेकिन सुरक्षा दे भी कौन रहा
सुरक्षा अंग्रेज दे रहा है, जिसका सुरक्षा का कोई गारंटी भी नहीं है ना। सुरक्षा मिल जाता था, और अगर किसी राज्य ने कहा कि हम नहीं अपनाएंगे, हमको ये सब ठीक नहीं लग रहा है कि हम अपना फैसला आपके ऊपर छोड़े, है ना, तो बोला ठीक है राजा साहब, आप सहायक संधि ना अपनाइए। और जो सहायक संधि नहीं अपनाता था उसको क्या कर दिया जाता था, उससे ब्रिटिश सरकार ही युद्ध करती थी, है ना। ध्यान में रखना है इस चीज़ को आपको, है ना। बोलता था कि ठीक है आप नहीं अपनाइएगा तो आपको ब्रिटिश सरकार ही क्या करेगी, युद्ध करेगी, आपसे ब्रिटिश सरकार ही लड़ेगी, है ना। आप जानिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो ऑब्जेक्टिव टाइप पूछे जाते हैं यहाँ पर, कि सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाले राज्य कौन कौन से थे। तो सबसे पहला राज्य, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है आपको, कि सबसे पहला राज्य जो था जो सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया था वो था हैदराबाद के निजामों ने किया था 1798 में। बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछे जाते हैं कि सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य हैदराबाद 1798 में। दूसरा होगा दोस्तों मैसूर राज्य 1799 में, तंजौर 1799 में, अवध 1801 में, मैंने अवध के समय में भी इसकी चर्चा की है, और मराठाओं ने 1802 में सहायक संधि को अपना लिया, और सहायक संधि के तहत ही क्या हो गया, धीरे 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 सभी राज्यों का ये विलय करते जा रहे थे, है ना। और आप समझिए इस बात को कि विलय किस प्रकार से होगा, जब राजा क्या होते थे, इन 50,000 सैनिकों को पालने में सक्षम नहीं हो पाते थे, ठीक है, तो अंग्रेज बोलते थे कि जब तुमसे 50,000 सैनिक नहीं पोसा रहा है, ठीक है, तो तुम राजा कौन काम कर लाओ, ब्रिटिश कंपनी तुम्हारे शासन को चलाएगी। और इस तरह से शासन को क्या बना दिया जाता था, कुशासन का बहाना बनाकर और ब्रिटिश सरकार में मिला लिया जाता था, है ना। ये थी सहायक संधि। मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। आइए दूसरे नियम की तरफ हम लोग चलते हैं, जिससे ब्रिटिश सरकार को बढ़ावा मिला, और ये आया लॉर्ड डलहौजी के समय में 1848 में, है ना। 1848 में लॉर्ड डलहौजी ने एक नियम को पारित किया जिसका नाम था गोद निषेध प्रणाली, या इसी को दोस्तों व्याप्तता का सिद्धांत भी कहते हैं। व्याप्तता का सिद्धांत, व्याप्तता का सिद्धांत इसी को कहा जाता है, या इसी को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी कहा जाता है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी इसी को कहा जाता है दोस्तों, है ना, आपको याद रखना है। गोद निषेध प्रणाली या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या व्याप्तता का सिद्धांत, इसी नियम को कहा जाता है। अब देखिए इस नियम में क्या था, इस नियम में कहा गया कि वैसे राज्य, ध्यान से देखिएगा, कि वैसे राज्य, अगर हम यहाँ पर मिटा दें, वैसे राज्य दोस्तों, है ना, कि जिनके पास अपना कोई उत्तराधिकारी नहीं है। समझिए आप इस बात को, गोद निषेध प्रणाली क्या था, कि वैसे राज्य जिनके पास अपना कोई उत्तराधिकारी नहीं है, यानी कि कोई अपना पुत्र नहीं है उनके वंश में, पुत्री का बात नहीं कर रहे हैं, कोई अपना पुत्र नहीं है उनके वंश में, वैसे राज्य क्या करेंगे, है ना, वैसे राज्य दत्तक पुत्रों को शासक नहीं घोषित कर सकते हैं। इस परिस्थिति में उनका राज्य स्वयं ही किस में मिल जाएगा, विलय हो जाएगा, ब्रिटिश सत्ता में विलय हो जाएगा। यानी कहने का अर्थ है कि एक राजा एक रानी है, होकर बेटा उटा नहीं हुआ। समझिए आप इस बात को कि एक राजा एक रानी है, उसका बेटा उटा कोई नहीं हुआ, और जब बेटा उटा नहीं हुआ तो वो राज्य किसके ऊपर चल जाएगा, फिर ब्रिटिश शासन में अपने आप मिल जाएगा। अगर बेटा हुआ तो ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वो अगला शासक बनेगा। लेकिन अगर बेटा उनका नहीं हुआ, उनके वंश में अगर पुत्र उनका नहीं हुआ, तो वो किसी भी लड़के को गोद नहीं ले सकते हैं, है ना। अगर वो गोद लिए भी हैं तो वो गोद लिया हुआ लड़का क्या नहीं बनेगा, शासक नहीं बनेगा। गोद लिए हुए लड़के को ही दत्तक पुत्र बोलेंगे हम लोग, है ना, ध्यान रखिएगा इसको, है ना। यानी वो गोद लिया हुआ लड़का शासक नहीं बन सकता है। तो शासक नहीं बनेगा तो ठीक है भाई, शासक नहीं बनेगा, लेकिन आप क्षेत्र तो नहीं छीन सकते हैं ना। लेकिन इन लोगों ने कहा कि अगर आपका पुत्र है तो आपके पास शासन रहेगा, आपका अगर आपका उत्तराधिकारी नहीं है तो आप किसी गोद लिए हुए लड़के को क्या नहीं कर सकते, पुत्र नहीं बना सकते, शासक नहीं बना सकते हैं, अगला उत्तराधिकारी नहीं बना सकते हैं। इसलिए इसको गोद निषेध प्रणाली कहा गया, है ना। इसको गोद निषेध प्रणाली इसीलिए कहा गया दोस्तों, व्याप्तता का सिद्धांत इसीलिए कहा गया इसको, है ना, कि अगर आपका अपना पुत्र है तो बनाइए, नहीं पुत्र है तो आपका शासन जाएगा, ब्रिटिश शासन मिल जाएगा, है ना। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में इसी का प्रावधान था, इसी का चर्चा किया गया है ना। आइए जानते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत, यानी बेसिकली इसमें इस बात की बहुत ज़्यादा से जोर दी गई है कि आपका पास पुत्र पैदा करने का क्षमता है तो आपका उत्तराधिकार चलेगा,
आपके पास नहीं है तो आपका बेटा बन जाएगा ब्रिटिश सरकार, है ना। इस चीज़ को ध्यान में रखना है आपको। देखिए इसके तहत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत सबसे पहले किस राज्य को मिलाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सतारा, दूसरा जैतपुर, तीसरा संबलपुर, चौथा बघाट, पांचवा झांसी, छठा ये नहीं होगा, छठा उदयपुर, सातवां नागपुर और आठवां करौली इसके बाद भी मिलाए जाने लगे। सतारा को सबसे पहले बार 1848 में मिलाया गया, जैतपुर को 1849 में, संबलपुर को 1849 में, बघाट को 1850 में, झांसी को 1853 में, नागपुर को 1854 में, उदयपुर को 1852 में और करौली को 1855 में। अब देखिएगा यहाँ पर जानने वाली चीज़ क्या है कि इन मिलाए गए राज्यों में जिनका डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत विलय हुआ था ब्रिटिश शासन में, उसमें नागपुर सबसे बड़ा राज्य था। पूछा गया क्वेश्चन है, यूपीएससी का क्वेश्चन ही है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत मिलाए गए राज्यों में सबसे बड़ा राज्य किसका था, तो वो नागपुर का था। और ये 1853 तो जान ही रहे, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये झांसी वाली रानी 1857 में आप पढ़िएगा दोस्तों, इनके विलय के कारण ही झांसी की रानी 1857 में कूद गई। उन्होंने एक दत्तक पुत्र लिया था, है ना, उनका पुत्र कोई नहीं हुआ था, बड़े कम उम्र में उनके पति की मृत्यु हो गई थी, है ना। लेकिन उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक दत्तक पुत्र लिया जिनका नाम दामोदर राव नेवालकर रखा, है ना। पति का नाम इनका गंगाधर राव नेवालकर था, उनके पति की मृत्यु हो गई और पुत्र का नाम रखा दामोदर राव नेवालकर। आप देखते हैं ना, जो लड़ाई में देखते होंगे फिल्म वगैरह में, अभी कंगना रनौत को तो बड़ी भयानक खतरनाक टाइप से एकदम मणिकर्णिका वाला फिल्म लिख रहा है ना। उसमें आप देखते होंगे कि पिठिया में वो बचवा को बांध ले चलती है और पूरा एकदम खतरनाक किस्म से तलवार उलवार कर ले चलती है एकदम, है ना, तलवारबाजी करते हुए चलती है ना। तो जो पीछे बचवा को बांधती है ना, झांसी की रानी का वही कहना था कि जो हम बच्चा गोद लिए हैं, जिस बच्चे को हम दत्तक पुत्र बनाए हैं, उसी को शासक घोषित क्यों नहीं कर देते, है ना। लॉर्ड डलहौजी बोला नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल, है ना। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपसे जन्मा हुआ ये बेटा नहीं है। अगर आपसे जन्मा हुआ बेटा रहता तो हो जाता, वो उत्तराधिकारी बनता। लेकिन ये गोद निषेध प्रणाली चल रहा है, हमारा नियम चल रहा है, आप दत्तक पुत्र को नहीं बना सकते हैं शासक, है ना। झांसी वाली रानी बोले कि अब तो पार करना ही पड़ेगा तुमको, तलवार उठाई है, इतना खतरनाक लड़ाई की कि हीरोज तक को बोल देना पड़ा दोस्तों कि जो सामने पड़ी हुई, जो मृत पड़ी हुई सेना है, उसमें से एकमात्र महिला अगर कोई मर्द की भांति लड़ी है तो वो लड़ी है कौन, झांसी की रानी लड़ी है। ये जानेंगे हम लोग 1857 की क्रांति में। ये पहली कड़ी थी आपकी। दूसरी कड़ी कल आएगी इनके नियमों के बारे में, और उसमें हम लोग पढ़ेंगे अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था, है ना, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। आप अच्छे से पढ़ते रहें और नोट्स बनाते रहें। धन्यवाद, दुआओं में याद रखिएगा। धन्यवाद।